बल और फोर्स, इसकी डिफिनेशन में कहते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल। डिफिनेशन वीडियो पास करके नोट करिएगा कि फोर्स इज अ पुश और पुल, यानी फोर्स एक धक्का या खिंचाव है। फोर्स एक धक्का या खिंचाव है, यानी पुश है और पुल है। which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion, direction of motion or shape or size of a body। अब फोर्स यानी फोर्स एक प्रकार का पुश है या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट के टेंस को चेंज कर देता है, उसके स्टेट को यानी मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में कर देता है, या उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, या कि उसके शेप को चेंज कर देता है। फिर से एक बार डिफिनेशन रिपीट कर देते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल which changes or tends to change the state of rest of uniform motion or uniform motion, direction of motion or shape and size of motion। For example, force एक्चुअली बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था, मोशन के जो काजेज हैं इसके काजेज अलग अलग हैं। मोशन कई प्रकार के हैं और हर प्रकार के मोशन का जो सिस्टम है, हर प्रकार के जो मोशन का रीजन है, क्योंकि फिजिक्स में हर एक फिनोमेना का कुछ ना कुछ रीजन होता है, हर एक मैटर का कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो जो मोशन के रीजन की बात की जा रही थी, ऐसा माना जाता था कि मोशन के रीजन अलग बहुत सारे हैं और काइंड्स ऑफ हैं, अलग अलग प्रकार के। बट न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि मोशन कैसे भी हो, कहीं भी हो, लेकिन हर प्रकार का मोशन का केवल स्पेशली एक रीजन होता है, वो फोर्स। और फोर्स की डिफिनेशन हमने आपको बता दी। अब बात की आती है, चूंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स फोर्स में डायरेक्शन भी होगा, फोर्स में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, और साथ ही साथ ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो भी करेगा। फिलहाल उसकी बात अभी जाने देते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीजें होना अति आवश्यक है, और एवरी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। Every vector quantity is represented by an arrow. So force is also represented by an arrow, and the head part of arrow is represented the direction of force, and the length of arrow represented magnitude of force। यानी जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं सब में डायरेक्शन होता है, और जो डायरेक्शन होती है तो उसको एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एरो को द्वारा रिप्रेजेंट करने के नाते एरो का जो हेड पार्ट होता है ये उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी जो लेंथ होती है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, फोर्स कैसे हम क्लासिफाइड करें कि फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमको कोई डोर ओपन करना है, कोई दरवाजा खोलना है। डोर ओपन करने के लिए अगर हम डोर के अंदर वाले पार्ट से अगर हम फोर्स लगाएं, या एग्जांपल के लिए कोई आपसे बोल दिया कि दरवाजा ओपन करो, और दरवाजा ओपन करने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दो। अब दरवाजा ओपन करने के लिए जब आप 5 न्यूटन का फोर्स अगर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तब तो दरवाजा बहुत आसानी से ओपन हो जाता है, लेकिन अगर वही 5 न्यूटन का फोर्स बाहर से ना अप्लाई करके अंदर से अप्लाई करें,
अब देखिएगा यहाँ आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अंदर से आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दरवाजा बंद हो गया, और 5 न्यूटन बढ़ा दिया यानी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, फिर भी दरवाजा ओपन नहीं होगा। 15 न्यूटन का कर दिया, 20 न्यूटन का कर दिया, 25 कर दिया, लेकिन फिर भी दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दरवाजे पे फोर्स लगाने की बात कही गई थी उसमें डायरेक्शन का होना अति इंपॉर्टेंट है, और जब तक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक दरवाजा ओपन नहीं हो सकता। इससे ये क्लियर होता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज है, और वेक्टर क्वांटिटीज होने के नाते इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसलिए इसको एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड वाला पार्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो लेंथ होती है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स की कंडीशन, चूंकि अभी इसकी थोड़ी देर बाद हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मोशन, उसमें ऑटोमेटिक फोर्स निकल करके आता है, फिर इसकी यूनिट, और यूनिट के साथ साथ जो है इसका फार्मूला भी निकल करके सामने आएगा। अब थोड़ा सा एक कंडीशनिंग ही देख लेते हैं। ये फोर्स जनरली, एक्चुअली फोर्स तो कई काइंड्स ऑफ होते हैं, जनरली फोर्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड सेकंड नॉन बैलेंस फोर्स। फर्स्ट बैलेंस फोर्स की चर्चा कर लेते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब अगर किसी बॉडी पर कई फोर्स अप्लाई हो और कई फोर्स अप्लाई होने के बाद भी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव ना करे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं बैलेंस फोर्स। सपोज दैट मान लेते हैं ये एक बॉडी, इस बॉडी पे एक बल, एक फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स यहाँ 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 अप्लाई हो रहा है। बट इतने फोर्स अप्लाई होने के बाद भी इस बॉडी के डायरेक्शन में या इस बॉडी के रेस्ट और मोशन की सिचुएशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। अगर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितने फोर्स अप्लाई हैं सब बैलेंस फोर्स हैं। इट मींस अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो इस साइड के जितने फोर्स हैं इस साइड के फोर्स के इक्वल है। अगर इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए तो उस साइड के फोर्स इस साइड के फोर्स के इक्वल है। अब इसकी डिफिनेशन में कहते हैं, डिफिनेशन वीडियो पास करके नोट करिएगा। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स acting on a body, when a number of force acting on a body do not causes any change in its state or rest or uniform motion in a straight line, then the force are said to be balance force। वही घटना मैंने कही कि इतने नंबर ऑफ फोर्स लगने के बाद भी अगर इसके स्टेट में, इसके रेस्ट में या इसके मोशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो हम जो है इस फोर्स को बैलेंस फोर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी साइड, अगर फोर्स अप्लाई होने के बाद इसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाए या इसके स्टेट या रेस्ट में चेंजिंग आ जाए या यूनिफॉर्म मोशन में चेंजिंग आ जाए, अगर चेंजिंग आ जाती है तो उसको हम नॉन बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई होने के बाद भी चेंजिंग नहीं आ रही है तो बैलेंस फोर्स, और नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर चेंजिंग आ जा रही है तब हम उसको अनबैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। वीडियो बस उसी में जहां लिखा है नॉट चेंज वही नॉट हटा दीजिएगा, ऑटोमेटिक इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। थैंक यू सो मच।